हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूं उसका नाम है कॉस्ट बुक कीपिंग। ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, नॉर्मली स्टूडेंट इसको बहुत डिफिकल्ट चैप्टर मानते हैं, लेकिन बिलीव मी ये बहुत इजी चैप्टर है क्योंकि इसमें अकाउंटिंग्स इन्वॉल्व है। कॉस्टिंग में जो बाकी टॉपिक्स हमने कभी पढ़े हैं उसमें वो कंप्यूटेशन थी, टेक्निकल कुछ टर्म्स हो जाती हैं, कुछ टेक्निकल कंप्यूटेशन होती हैं, लेकिन ये जो चैप्टर है ये एक तरीके से जर्नल एंट्री का चैप्टर है, अकाउंटिंग का चैप्टर है। ठीक है, तो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है कि जब कॉस्ट अकाउंटिंग के हम रिकॉर्ड्स तैयार करेंगे तो हम किस तरीके से उस रिकॉर्ड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, ये इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है। और बहुत ही इजी चैप्टर है, लेकिन इसको एक अलग तरीके से समझना है। इसको समझने के लिए आपकी दो रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपको आपके कॉस्ट शीट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनकी आपके क्लियर होने चाहिए, वो आपको क्लियर होने चाहिए, अच्छे से उनकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि कॉस्ट शीट के अंदर डायरेक्ट मटेरियल से लेकर कॉस्ट ऑफ सेल्स और सेल्स और प्रॉफिट और वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, ये क्या चीज होती हैं और इनका ओवरहेड्स क्या चीज होती है। तो इस तरीके के बेसिक जो इंफॉर्मेशन है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट इस चैप्टर के लिए क्या है कि आप ये जो मैं कॉस्ट बुक कीपिंग की जो वीडियो या जो मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आपको इसकी दोनों पार्ट देखने होंगे, दोनों पार्ट समझने हैं। यदि आप सिर्फ एक पार्ट से समझने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी इस चैप्टर में अच्छे नहीं बन पाएंगे। और दोनों पार्ट देखने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो लाइफ टाइम के लिए खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, ध्यान से देखिए, समझिएगा। तो ये जो चैप्टर है ये कॉस्ट बुक कीपिंग। तो कॉस्ट बुक कीपिंग का मतलब हुआ कि कॉस्टिंग के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो हम किस तरीके से मेंटेन करेंगे। कॉस्ट को कंप्यूट करना एक अलग चीज है, वो होता है हम अलग अलग पर्पज से कॉस्ट को कंप्यूट करते रहते हैं, लेकिन उसको कंप्यूट करने के बाद हम जब गुड्स बनाते हैं तो हमारे एक्सपेंस इनकर्ड होते हैं, हम उस पर काम करते हैं, तो उसकी अकाउंटिंग, उसके रिकॉर्ड्स को रिकॉर्ड करना पड़ता है, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना पड़ता है, जिसको हम समझ रहे हैं। तो अब जो इसका अकाउंटिंग सिस्टम की बात करते हैं, तो जो अकाउंटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, यहां पर दो तरीके का अकाउंटिंग सिस्टम हम सीखने वाले और समझने वाले हैं। एक है नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम और दूसरा है इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो नॉन इंटीग्रेट और इंटीग्रेट में क्या डिफरेंस है वो भी हमें बताऊंगा मैं आपको। तो इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेट का मतलब होता है जुड़ा हुआ आपस में। तो दो मतलब इंटर रिलेट भी कह सकते हैं इसको एक तरीके से। इंटीग्रेट का मतलब होता है कि जब दो चीज या दो लोग आपस में जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से लिंक होते हैं, तो कहते हैं इंटीग्रेटेड। ठीक है, दो कंपनीज भी हो सकती हैं। तो यहां पर बात है, इंटीग्रेट का मतलब यहां पर है कि हम जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो रिकॉर्ड्स है, हम आपने जो मेंटेन, आपने जो लोग सीखा है, जितना भी आपने सीखा है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स बनाने सीखे हैं। ठीक है, अब हम कॉस्टिंग के रिकॉर्ड्स भी सीखने जा रहे हैं। तो इंटीग्रेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि जहां पर यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, सेम सेट ऑफ बुक्स अकाउंट्स में हम कॉस्टिंग के भी और फाइनेंशियल के दोनों के रिकॉर्ड एक साथ मेंटेन करते हैं। तो जब ऐसा सिस्टम फॉलो किया जाता है उसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम। ठीक है, अब आता है नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम तब होता है कि जब हम कॉस्टिंग के रिकॉर्ड और अकाउंट्स के रिकॉर्ड दोनों को हम बिल्कुल अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन करते हैं। अकाउंट्स के रिकॉर्ड यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिकॉर्ड जैसे आपने अभी तक बनाने सीखे हैं अकाउंट्स में वैसे बनाए जाएंगे, नहीं कॉस्टिंग के रिकॉर्ड कैसे बनेंगे ये बात हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो यहां पे दो सिस्टम हो गए, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम और दूसरा है नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। ठीक है, अब इसके बारे में और डिटेल में बताता हूं मैं आपको। तो नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंदर क्या लिखा? सेपरेट रिकॉर्ड्स और बुक्स। यानी इसमें क्या होता है कि जो हमारे रिकॉर्ड्स और बुक्स होती हैं वो सेपरेट होंगी, किस किस की? फाइनेंशियल की और कॉस्टिंग की। ठीक है, फाइनेंशियल जो रिकॉर्ड्स और बुक्स होंगी वो अलग होंगे और कॉस्टिंग के जो रिकॉर्ड्स और बुक्स होंगी वो क्या होंगी? अलग होंगी। लेकिन इंटीग्रेटेड सिस्टम में क्या होता है,
हम सिंगल और जिसे कहते हैं कॉमन रिकॉर्ड्स और बुक्स प्रिपेयर करते हैं। यानी जो ये सिंगल और कॉमन है, यानी इसमें दोनों के रिकॉर्ड होते हैं, फाइनेंशियल एज वेल एज कॉस्टिंग। फाइनेंशियल एज वेल एज कॉस्टिंग, तो दोनों के रिकॉर्ड हम इसमें मेंटेन करते हैं एक साथ एक सेट ऑफ बुक्स में, उसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम। क्लियर? अब जो आता है बात बेटा कि जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड प्रिपेयर किए जाते हैं, जो आपने अभी तक सीखे हैं वो सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड थे, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ नॉन इंटीग्रल सिस्टम। क्लियर? अब उसके अंदर हम लगाएंगे अपने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। आपने बहुत सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किए हैं, एंटिटी कॉन्सेप्ट है, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट लगाया है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी लगाया है, रिलेशन कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा आपने, तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है। तो ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट लगाकर हम अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करते हैं। लेकिन ये जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है ये पूरी तरीके से कॉस्टिंग में एप्लीकेबल नहीं होते हैं। कॉस्टिंग के अपने कॉन्सेप्ट अलग हैं। तो जो कॉस्टिंग के रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है? तो कॉस्टिंग के रिकॉर्ड्स में लगेंगे कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में लगेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है? और फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, हम सीख रहे हैं, कुछ आपको पता भी होगा और आप धीरे धीरे और भी सीख रहे हैं। तो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग समझाने के लिए मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, लेकिन हम इस चैप्टर में हम फाइनेंशियल रिकॉर्ड बनाना नहीं सीखने वाले हैं, क्योंकि वो हमारे अकाउंट्स का सिलेबस का पार्ट है। तो हम यहां पर सीखेंगे कि जो नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है उसके अंदर जो कॉस्टिंग के रिकॉर्ड्स होंगे वो कैसे बनेंगे, और फिर हम सीखेंगे कि जो इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है उसके अंदर तो अकाउंट्स और कॉस्टिंग के जो रिकॉर्ड एक साथ बनाए जाते हैं ये कैसे बनाए जाएंगे। क्योंकि बेटा ये दोनों टॉपिक्स आपको अकाउंट्स में कहीं सीखने को नहीं मिलेंगे, तो ये आपके कॉस्टिंग के सिलेबस में ही कवर किए जाते हैं। और यहां पर आपको ये दो टॉपिक्स को एक तरीके से सीखना है। नॉन इंटीग्रेट का वो पार्ट सीखना है कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स, और इंटीग्रेट का तो है ही एक ही पार्ट। तो अब जो है इसमें अभी जो हम नॉन इंटीग्रेट सिस्टम और इंटीग्रेट की जब बात कर रहे हैं तो यहां पर एक डिफरेंस मैं आपको साथ समझाता जाऊंगा कि यहां पर जैसे मैंने आपको बताया फाइनेंशियल रिकॉर्ड में हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होते हैं, कॉस्टिंग रिकॉर्ड में हमारे कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होते हैं मोस्टली, कुछ आएंगे थोड़े बहुत अकाउंटिंग के भी। लेकिन जब इंटीग्रेट की जब बात आएगी तो इंटीग्रेट के अंदर दोनों रिकॉर्ड्स कंबाइन हो जाएंगे, कॉस्टिंग के भी उसी में ही है और अकाउंट्स के भी उसी में ही है। तो अब उस केस में हम क्या करेंगे, तो इस केस में क्या होता है कि जो कॉस्टिंग के जो मेजर आइटम होती हैं, जो मेजर कॉन्सेप्ट होते हैं, तो पहले हम उन्हें अप्लाई करते हैं। तो पहले फर्स्ट जो एप्लीकेशन होगी वो कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट की होगी। ठीक है? फर्स्ट जिसे हम कहते हैं, जब कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट लगा देंगे हम उसके बाद पहले हम प्रायोरिटी कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट को देंगे और फिर हम अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। तो इंटीग्रेट का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है ना? अभी इंटीग्रेट सिस्टम को मैं इस वीडियो में कवर नहीं करने वाला हूं, वो हम बाद में कवर करेंगे, क्योंकि हम एक पहले हम नॉन इंटीग्रेट का जो कॉस्टिंग रिकॉर्ड वाला पार्ट हम कवर करने वाले हैं। तो अब इसमें जो दूसरा डिफरेंस है इन सिस्टम्स में वो क्या है, जैसे कि हमने फाइनेंशियल रिकॉर्ड समझे हैं तो वहां पर हम रियल अकाउंट्स भी बनाते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स भी बनाते हैं, हम पर्सनल अकाउंट्स भी बनाते हैं। जो है फाइनेंशियल रिकॉर्ड में तीनों तरह के रिकॉर्ड बनाए जाते हैं। लेकिन जब हम कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स की बात करेंगे नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंदर, तो कॉस्टिंग के अंदर अब सोचिए एक पर्सन है, डेटर है, ठीक है, रोहित नाम का डेटर है कोई, और मैंने उससे गुड्स सेल किए और मैंने उससे पैसे लेने हैं। तो मैंने फाइनेंशियल रिकॉर्ड में उसका नाम डेटर अकाउंट से डेबिट किया होगा, रोहित के नाम से डेबिट कर रखा होगा, उससे मैंने पैसा लेना है, वो मेरी एसेट है, डेटर है, मैंने पैसा लेना है। अब यदि मैं वही डेटर का अकाउंट, वही रोहित का अकाउंट कॉस्टिंग के रिकॉर्ड में भी बना दूंगा तो कहीं ना कहीं मेरे दोनों रिकॉर्ड में ये दिखाई देगा कि मैंने उससे पैसे लेने हैं। अब लेने 20,000 है लेकिन वो दोनों में दिखाई देगा,
तो हो जाएगी प्रॉब्लम, क्योंकि वो 40,000 आपको देने वाला नहीं है। आपने 20,000 रिकॉर्ड कर दिया फाइनेंशियल रिकॉर्ड में और 20,000 आपने रिकॉर्ड कर दिए उसके अकाउंट में, कॉस्टिंग के रिकॉर्ड में, तो हो जाएगी प्रॉब्लम। आप उससे 40,000 नहीं ले सकते, वो आपको 20,000 ही देगा। तो इसलिए मैं क्या समझा रहा हूं वो ध्यान सुनिएगा कि जब हम कॉस्टिंग के रिकॉर्ड प्रिपेयर करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव जो है किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन जानना, किसी असेट की वैल्यू को जानना, किसी लायबिलिटीज की वैल्यू को जानना, ये हमारे पर्पज नहीं है। ये हमारे पर्पज होते हैं अकाउंटिंग में, जहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है हमें और बैलेंस शीट बनानी होती है, तो वो अकाउंटिंग के पर्पज है। कॉस्टिंग का पर्पज होता है कि हर स्टेज पर जब मेरे गुड्स थे तो हर स्टेज पर उनकी कॉस्ट कितनी थी, तो ताकि मैं अपने फ्यूचर की कॉस्ट को कंट्रोल कर पाऊं और अपने लॉस को अवॉइड कर पाऊं जितना भी हो सकता है। तो कॉस्टिंग का पर्पज अलग होने की वजह से इसके कॉस्टिंग के जो रिकॉर्ड होते हैं उसके अंदर क्या होगा, पर्सनल अकाउंट बिल्कुल भी नहीं बनाए जाएंगे। कोई पर्सनल अकाउंट नहीं बनेगा किसी भी तरीके का। कॉस्टिंग के रिकॉर्ड में कोई पर्सनल अकाउंट नहीं होगा किसी भी तरह का, ठीक है। अब आते हैं, ये जो मैं बता रहा हूं आपको नॉन इंटीग्रेट की बता रहा हूं, ये आपको ध्यान रखना है। जहां तक सवाल है नॉमिनल का, तो नॉमिनल तो होते ही इनकम और एक्सपेंस की बात है, तो ये रिकॉर्ड सारे बनाए जाएंगे नॉमिनल के। नॉमिनल के जितने भी होंगे यानी इनकम और एक्सपेंस जितनी भी होंगी उसके हम सबके अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स बनाएंगे कॉस्टिंग के रिकॉर्ड में, ठीक है। अब आपके मन में डाउट हो सर, अब आप कैसे कह रहे हो, अब डबल नहीं होगा क्या? एक बार आपने अकाउंट्स में बता दिया, एक बार कॉस्टिंग में बना दिया। रीजन क्या है कि जो हम एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं वो कॉस्टिंग के पर्पज के लिए यूज करने वाले हैं, जो अकाउंट्स में एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं वो अकाउंट के पर्पज के लिए रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो हम असेट और लायबिलिटीज की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर एक्सपेंस और इनकम की बात हो रही है। तो जो एक्सपेंस इनकम की बात होगी है वो उसी हिसाब से वो उसके लिए पर्पज यूज होगा। तो कॉस्टिंग के रिकॉर्ड्स में हम अलग यूज करेंगे उसको और अकाउंट्स में एक्सपेंस को अलग रिकॉर्ड करेंगे। हम दोनों को मिलाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाती है। मान लिया आपने कोई एक्सपेंस 15,000 का किया है, आपने अकाउंट में 15,000 की एंट्री पास की, कॉस्टिंग में 15,000 की एंट्री पास कर दी। इसका मतलब ये नहीं कि आपके एक्सपेंस 30 हो गए हैं। एक्सपेंस 30 तब होते जब आप एक ही बॉक्स में आप 30,000 की एंट्री पास करते हैं। अब दोनों में अलग अलग कर रहे हैं, इसीलिए हमें उस दोनों को अलग अलग पर्पज से इस्तेमाल करना है। कॉस्टिंग में अलग इस्तेमाल होगा, अकाउंट्स में अलग इस्तेमाल होगा। पर्सनल अकाउंट हम नहीं बनाने वाले, दो पर्सनल अकाउंट सिर्फ फाइनेंशियल में होंगे क्योंकि वो फाइनेंशियल के ही काम का है। कॉस्टिंग में उसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है। अब आते हैं रियल अकाउंट की तरफ। तो फिर रियल अकाउंट में क्या है, रियल अकाउंट में हम सारे अकाउंट्स तो नहीं बनाते लेकिन कुछ लिमिटेड अकाउंट्स बनाते हैं। यानी रियल के दो पार्ट हो जाते हैं जिसे हम कह सकते हैं लिमिटेड, यानी एक तरीके से स्टॉक के अकाउंट। जितना भी स्टॉक होता है, चाहे वो फिनिश स्टॉक है, ठीक है, चाहे हमारा जो है वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक है, रॉ मटेरियल का स्टॉक है, उनके हम अकाउंट्स बनाते हैं। लेकिन बाकी जो अदर है उसके हम अकाउंट्स नहीं बनाते। तो स्टॉक के अकाउंट बनेंगे लेकिन अदर अकाउंट्स नहीं बनेंगे, ये आपको ध्यान रखना इसमें। यानी कॉस्टिंग की जब रिकॉर्ड की बात आएगी तो रियल अकाउंट में से भी हम स्टॉक के अकाउंट बनाएंगे और किसी का भी कोई अकाउंट नहीं बनेगा। तो अब क्या है, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां आएगी, क्या आएगी देखो, जब हम डबल एंट्री फॉलो करते हैं, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड मैच होनी चाहिए। तो यदि हम यहां पे कॉस्टिंग के जब रिकॉर्ड्स बनाएंगे तो हम डेबिट और क्रेडिट की एंट्रीज पास करेंगे। तो यदि हम कुछ अकाउंट्स बनाते हैं और कुछ नहीं बनाते हैं तो हम डबल एंट्री करेंगे कैसे? क्योंकि डबल एंट्री करने के लिए हमें तीनों कैटेगरी के अकाउंट्स चाहिए होते हैं। लेकिन हम कुछ अकाउंट तो बना ही, पर्सनल तो कुछ भी नहीं बना रहे और जो रियल है उसमें स्टॉक के अलावा हम कुछ नहीं बना रहे। तो फिर क्या करेंगे, तो इसकी जगह पर, इन दोनों की जगह पर एक नया अकाउंट बनाया जाएगा ताकि डबल एंट्री इनकी कंप्लीट हो सके और उस अकाउंट का नाम होगा कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट।
इन प्लेस ऑफ दीज, यानी पर्सनल अकाउंट की जगह और रियल अकाउंट में जो स्टॉक को छोड़कर जितने भी अदर अकाउंट्स हैं उन सब के लिए हम एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होगा कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। इसका पर्पस होता है कि जो डबल एंट्री है, जो अकाउंटिंग हम कर रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए हम ये अकाउंट्स बनाते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, ताकि भाई डबल एंट्री कंप्लीट हो सके। तो ये हमारा नॉन इंटीग्रेट का सिस्टम रहेगा जिसके अंदर हम कॉस्टिंग के रिकॉर्ड बनाएंगे। लेकिन अभी मैंने सिर्फ आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है, इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी है, ये अकाउंट्स में एंट्रीज कैसे होती हैं, ये अकाउंट्स बनता कैसे है, हम इसको कैसे बनाएंगे, वो हम अलग पढ़ेंगे आगे जाकर अभी इसमें। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको जो बता रहा हूँ सिर्फ बेसिक पार्ट बताया मैंने। जब हम इसकी बात आते हैं इंटीग्रल सिस्टम के अंदर या इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंदर, तो यहां पर क्या है, यहां पर क्योंकि यहां पर अकाउंट्स भी हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स भी हैं और अकाउंट कॉस्टिंग के रिकॉर्ड्स भी हैं, तो यहां पर तो सारे ही बनेंगे। यानी कहने का मतलब है रियल, नॉमिनल और पर्सनल सब अकाउंट्स बनाए जाएंगे। और जब सब अकाउंट्स बनाए जाएंगे तो यानी रियल के भी सारे बनाए जाएंगे, यदि मैं रियल के डिवाइड कर देता हूं लिमिटेड, या इसको ऐसे करते हैं स्टॉक, एंड अदर्स, ठीक है। तो अब बेटा यहां पर क्या है, ध्यान रखिएगा, जो कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट हम लगा रहे थे, जो मैंने यहां बताया आपको कि कॉस्टिंग के रिकॉर्ड्स में कॉस्टिंग कंसेप्ट लगेंगे और वहां पर हम स्टॉक के अकाउंट बनाएंगे और नॉमिनल बनाएंगे, ठीक है। रियल के अदर अकाउंट और पर्सनल अकाउंट हम नहीं बनाएंगे, क्लियर। उसकी जगह कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट बनेगा। अब मैं इंटीग्रेट की बात आ रहा हूं। इंटीग्रेट में मैंने आपको बताया कि उसमें पहले हम कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट लगाएंगे और फिर हम अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो यानी उसकी जो अप्रोच है अकाउंटिंग का वो भी इसी तरीके का होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे जो रियल के जो स्टॉक अकाउंट हैं और जो हमारे नॉमिनल अकाउंट्स हैं, यानी ये स्टॉक अकाउंट और ये नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, यानी इनके लिए हम यूज करने वाले हैं कॉस्टिंग कंसेप्ट। तो इसके लिए यूज करेंगे हम कॉस्टिंग कंसेप्ट, इन दोनों के पर्पज के लिए। यानी ये जो स्टॉक अकाउंट्स होंगे उसके लिए भी कॉस्टिंग कंसेप्ट लगेंगे, नॉमिनल अकाउंट्स बनाएंगे उसके लिए भी कॉस्टिंग कंसेप्ट लगाए जाएंगे। लेकिन जो बचे अदर को, ठीक है, और पर्सनल अकाउंट्स बचे, इन दोनों के लिए हम लगाएंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ये जो है ना, मैं आपको वैसे ही एक बेसिक समझाने के लिए कि दोनों में डिफरेंस आखिर कहां पर है वो समझाने के लिए आपको ये, उसको समझने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं, मेरा पर्पज ये है। लेकिन आप बिलीव करिए कि आपको ये चीजें याद नहीं भी होगी ना, और ये आपके दिमाग में मतलब नहीं अच्छे से नहीं सेट हो रही हैं, या आपको ये याद नहीं भी होंगी ना, तो भी आपकी काउंटिंग हो जाएगी। मैं आगे एक ऐसा डायग्राम बना के देने वाला हूं जिस डायग्राम को समझने के बाद आपके इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। ये जो मैं रियल, पर्सनल, नॉमिनल आपकी बातें बता रहा हूं ये इतनी मैटर नहीं करेंगी, ये तो सिर्फ एक बेसिक चीज डिफरेंस समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आखिर ये चीज है क्या, दोनों में डिफरेंस कहां अराइज हो जाता है। कई बार कोई अकाउंट बनता है, कोई बार क्यों नहीं बनता है, वो चीज आपको ज्यादा अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन जब मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू नॉन इंटीग्रेट की अकाउंटिंग सिखाऊंगा एग्जैक्टली कैसे होती है, तो आपको ये चीजें याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको बस बेसिकली इस पे थोड़ा सा ध्यान देना कि हाँ कुछ है ऐसा। तो यानी इंटीग्रेट में क्या होगा, जो स्टॉक के अकाउंट्स होंगे
या जो नॉमिनल अकाउंट्स होंगे उसमें लगाएंगे हम कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट, और जो रियल अकाउंट होंगे, जो अदर रियल अकाउंट है और जो पर्सनल अकाउंट है उसमें लगेगा अकाउंटिंग का ही कॉन्सेप्ट, जैसे हमने पहले लगाया अकाउंट्स में लगाते आए। यानी अब यहां पर मुझे आप ये सोचकर बताइए कि हमने जब नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंदर हमने एक अकाउंट नया बनाया था जिसका नाम था कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये इधर भी है देखो, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये हमने बनाया था अदर रियल अकाउंट के लिए और पर्सनल अकाउंट के लिए। लेकिन यहां पर जब हमने कंबाइंड रिकॉर्ड प्रिपेयर किए कॉस्टिंग के और अकाउंट्स के, तो यहां पर हम सारे अकाउंट बना ही रहे हैं, तो हमें कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। यानी इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंदर कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो यहां लिखेंगे इसमें में कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी क्योंकि इसमें हम सारे अकाउंट अलग अलग प्रिपेयर कर रहे हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां पर आता है अब आगे फाइनेंशियल रिकॉर्ड में जो प्रॉफिट कंप्यूट किया जाता है उसे हम फाइनेंशियल प्रॉफिट कहते हैं, या जो हम अकाउंट्स में बनाते हैं जिसे हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट करते हैं। तो ये फाइनेंशियल प्रॉफिट होता है जो फाइनल की बुक्स में आएगा। लेकिन कॉस्टिंग के रिकॉर्ड्स में कॉस्टिंग के कंसेप्ट लगाए हमने, और कॉस्टिंग के जो कंसेप्ट होते हैं वो अकाउंट से अलग होते हैं, और ये बात आपने एक रिकंसिलिएशन टॉपिक में भी समझी होगी आप सीए इंटरमीडिएट के अंदर। तो कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट अलग हैं, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट भी क्या होता है, अलग हो जाता है। तो जब हम दोनों के रिकॉर्ड अलग अलग बनाते हैं तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट और फाइनेंशियल का प्रॉफिट अलग अलग होगा, और ये जो अलग अलग होता है इसीलिए हमें इसकी क्या करनी पड़ती है, रिकंसिलिएशन करनी पड़ती है। जब दोनों प्रॉफिट अलग अलग आएंगे नीड रिकंसिलिएशन। यानी कॉस्टिंग का प्रॉफिट अलग होगा, अकाउंट्स का प्रॉफिट अलग होगा। तो अब क्या होगा, जब दोनों प्रॉफिट अलग अलग हैं तो उसमें किसी न किसी वजह से डिफरेंस आता है। उसके कई रीजन हो सकते हैं, कई इनकम एक्सपेंस की वजह से डिफरेंस अराइज होता है जो हमने रिकर्सिव टॉपिक के अंदर पढ़ा है, ठीक है। तो अब उसकी वजह से क्या होता है कि दोनों को हमें रिकंसाइल भी करना पड़ता है। तो यानी इस केस में नॉन इंटीग्रल सिस्टम यदि कोई कंपनी फॉलो करती है तो उस केस में उन्हें रिकंसिलिएशन भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम की तरफ। तो इंटीग्रेटेड सिस्टम में जब रिकॉर्ड्स ही एक है, सेट ऑफ बुक्स एक ही है, ठीक है ना, और हमने दो दो बार किसी एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं किया, दो दो बार किसी इनकम को रिकॉर्ड नहीं किया, एक ही बार रिकॉर्ड किया, तो वो प्रॉफिट जो निकल के आएगा वो एक ही होगा, सिंगल प्रॉफिट होगा। वो अकाउंट कॉस्टिंग के लिए एक तरीके से ज्वाइंट प्रॉफिट ट्रीट होगा, वो कंबाइंड रहेगा। तो यहाँ पे सिंगल और कॉमन प्रॉफिट है, इसमें आप नहीं पता कर पाओगे कि अकाउंटिंग का कितना और कॉस्टिंग का कितना है, वो दोनों का प्रॉफिट होगा। तो इसमें रिकंसिलिएशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इसमें रिकंसिलिएशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब आपके मन में एक बात आ रही है, सर दो दो सिस्टम क्यों, एक में ही काम चला लेते हम, ठीक है ना, एक में भी कर सकते थे। अब यहां पर सुनिए, समझिए मेरी बात को कि दो तरीके इसलिए बनाए गए हैं या इसलिए बने हुए हैं कि कई बार क्या होता है, हम फाइनेंशियल के रिकॉर्ड नॉर्मली तरीके से बना रहे होते हैं। अब कॉस्टिंग के रिकॉर्ड होते हैं हमें किसी पर्पज से बनाने पड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, कॉस्टिंग के रिकॉर्ड अलग से बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और जब आप किसी कंपनी में आप लॉन्ग टर्म में यदि लगातार आप कॉस्टिंग रिकॉर्ड कई सालों तक बनाते हो, रेगुलरली काम कर रहे हो, आपके एक बहुत अच्छा सिस्टम डेवलप हो जाता है उस चीज का, ठीक है, तो आप इंटीग्रेटेड सिस्टम भी फॉलो कर सकते हो।
इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंदर क्या हो जाता है कि हम कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है वो कॉस्टिंग के हिसाब से पहले कॉस्टिंग के रिकॉर्ड प्रिपेयर कर लेती हैं और वहीं से हम फाइनेंशियल के रिकॉर्ड भी बना लेते हैं। फाइनेंशियल के काम भी होते रहते हैं, कॉस्टिंग के काम भी होते रहते हैं। लेकिन जब अकाउंट डिपार्टमेंट एक तरीके से कंबाइंड होता है तो हम उसको इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग यूज करते हैं। लेकिन कई बार कंपनीज में क्या होता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, और वहां पर क्या है, यदि उनका कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अलग है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट अलग है और उनका कंट्रोल अलग अलग लोगों के हाथ में है, तो उस केस में क्या होता है कि कॉस्टिंग डिपार्टमेंट वालों को अपने काम के लिए, अपने पर्पज के लिए अलग रिकॉर्ड चाहिएंगे और फाइनेंशियल वाले डिपार्टमेंट के जो है उसको अपने अलग रिकॉर्ड चाहिएंगे। तो उस केस में वो कंपनीज जो है वो नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉलो करती है। तो इसमें ये हम कुछ नहीं कह सकते कि किसका फायदा ज्यादा है, किसी का फायदा नहीं है। ये कंपनी के सिस्टम पे डिपेंड करता है कि कंपनी किस तरह काम करती है। यदि कंपनी का दोनों डिपार्टमेंट अलग अलग हैं तो वो नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉलो करेगी, और कंपनी में एक ही डिपार्टमेंट अकाउंटिंग का तो वो इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉलो कर लेगी। तो ये हमारा ओवरऑल जो है इसका कॉस्ट बुक कीपिंग का है। ठीक है, तो इसके बाद जो हम नेक्स्ट जो है वो नॉन इंटीग्रेटेड के अंदर हम अकाउंटिंग सीखेंगे आगे कि अकाउंटिंग कैसे होगी, इसमें जर्नल एंट्रीज कैसे होती हैं, इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, एक डायग्राम के थ्रू हम आपको समझाएंगे इसके अंदर। ठीक है।